बेटे, तेरी माँ तुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है। जब तक ये जवान ना हो जाए, इसका ख्याल तुम रखना। तूने अपना फर्ज निभाया, यूं ममता का कर्ज चुकाया। दुनिया को दी एक कहानी, माँ का मतलब है कुर्बानी। तेरी चिता पर आज फरिश्ते आकर फूल चढ़ाए। माए प्यार की घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं। माए प्यार की घटाएं, अपने घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाए। माए प्यार की घटाएं। जब घर आती थी तब मुझे बोलती थी कि माँ, तेरा हॉस्पिटल गिरा दे और ये मेरे स्कूल की इमारत गिर, जैसे हम दोनों इकट्ठा रहेंगे, मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। ये बहुत छोटी सी याद है, लेकिन मैं आज तक वो भूल नहीं पाती। कितनी चाहत थी तुझे सागर किनारे घर लेने की। 7 बरस गवाए तूने मन चाहा घर खोजने में। आज बरसाती हवा में तुझे सामने पसरे अफाट समुद्र की लहरों का तांडव देखने का था। ऐसी घनघोर बारिश में तो तेरे तन का कण कण नाचने लगता। तू माँ है, आज यह भूलकर अपने बच्चों को बाहों में भरकर इस बरसात में तू खुद को खो जाती। ज्वार के समय किनारे को लपकती प्रचंड लहरों का नाचना तू तनमन से लेती। अपनी मिट्टी, अपनी प्रकृति से कितना प्यार था तुझे। जब तेरी दीदी ने तुझे डिलीवरी के लिए अमेरिका बुलाया तो तूने कहा कि मेरा बच्चा मेरे देश की मिट्टी में ही जन्म लेगा। क्या इस माटी प्रेम की वजह से तूने धरती की गोद में चढ़ने की इतनी जल्दी थी? सचमुच स्मित, आज तुझे होना ही चाहिए था। स्मिता पाटिल जैसी फनकार सदियों में जन्म लेती है। आज वारिस सुनाए कहानी, ओ दुनिया दुनिया तू याद रखना। देख, तेरे जमीन का वारिस आ गया माँ। स्मिता पाटिल एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में भारतीय सिनेमा पर अपनी बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी। दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर। एक ऐसी शख्सियत जिसके जीवन पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसे भी कम से कम 2 भागों में रिलीज करना होगा। पैरेलल सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा हो, स्मिता पाटिल ने हर तरफ अपने हुनर का डंका बजाया। मगर बहुत ही कम वक्त में स्मिता पाटिल ने ये दुनिया छोड़ दी और लोगों ने उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कई तरह की बातें मिर्च मसाला लगाकर उनके फैंस के सामने परोसी।
आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिवाजी राव गिरधर पाटिल और उनकी मां का नाम था विधाताई पाटिल। इनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल स्वतंत्रता सेनानी थे और देश आज़ाद होने के बाद राजनीति में आ गए थे, जबकि इनकी मां विधाताई पाटिल एक सोशल वर्कर थीं। स्मिता पाटिल एक प्रीमेच्योर बेबी थी, इसलिए जब उनका जन्म हुआ था तो वो काफ़ी कमज़ोर और अंडरवेट थी। स्मिता पाटिल के जन्म का किस्सा बताते हुए उनकी मां विधाताई पाटिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता पाटिल का जन्म 8वें महीने में ही हो गया था। उन दिनों विधाताई पाटिल खुद भी पुणे के एक अस्पताल में नर्स की हैसियत से काम किया करती थीं। एक दिन विधाताई पाटिल अपनी नौकरी पर ही थीं जब उन्हें संकेत मिलने लगे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म होने वाला है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए रिक्शा लेकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पति और उनकी बड़ी बेटी अनीता पाटिल घर पर नहीं है। विधाताई पाटिल ने अपने कुछ कपड़े एक थैले में लिए और रिक्शा लेकर आ गईं। पुणे के नामी सरस्वती विलास हॉस्पिटल विधाताई को वहां भर्ती कर लिया गया और वहीं पर विधाताई पाटिल ने स्मिता पाटिल को जन्म दिया था। और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी। स्मिता पाटिल अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। उनकी मां विधाताई पाटिल ने सबसे पहले एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की छोटी सी उम्र में ही उनके बेटे की डेथ हो गई थी। पहली औलाद के मौत के कुछ सालों बाद विधाताई पाटिल ने स्मिता पाटिल की बड़ी बहन यानी अनीता पाटिल को जन्म दिया था। अनीता के बाद स्मिता पाटिल पैदा हुई और फिर लगभग 3 साल बाद स्मिता पाटिल की छोटी बहन मान्या का जन्म हुआ था। चूँकि स्मिता पाटिल के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीयन मूवमेंट का हिस्सा थे, तो वो कोई नौकरी नहीं करते थे। घर चलाने के लिए स्मिता पाटिल की माँ विधाताई पाटिल ही नर्स की नौकरी करती थी। स्मिता पाटिल एक प्रीमैच्योर बेबी थी, तो 5 साल की उम्र तक वो काफ़ी कमज़ोर दिखा करती थी। माँ विधाताई पाटिल जब नौकरी पर जाती थीं तो पिता ही स्मिता पाटिल और उनकी बहनों का ख्याल रखते थे। यही वजह है कि स्मिता पाटिल और उनकी बहनों की बॉन्डिंग अपने पिता से ज़्यादा थी। उन दिनों स्मिता पाटिल बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, तो अधिकतर बीमार ही रहती थी। ऐसे में पिता ही उनका ध्यान रखते थे। नन्ही स्मिता अपनी माँ की नौकरी पर जाने पर बहुत रोती थी। कभी कभार जब माँ स्मिता पाटिल को अस्पताल अपने साथ ले जाती थी तो वहाँ भी उनका दिल नहीं लगता था। स्मिता पाटिल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनके घर के पास ही मौजूद एक बालवाड़ी में हुई थी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। उसके बाद उनके माता पिता ने उनका दाखिला पुणे के पैरोगेट इलाके में मौजूद भावे गर्ल्स स्कूल में कराया, जो कि आज भावे गर्ल्स स्कूल का नाम रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल हो चुका है। स्मिता पाटिल की बड़ी बहन अनीता पहले ही वहां पढ़ रही थी। स्मिता पाटिल के स्कूल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लगी थी। स्कूल में स्मिता पाटिल ड्रम बजाती थी, अपने स्कूल के बैंड की लीडर हुआ करती थी, महाराष्ट्र का पारंपरिक लैसिम नृत्य भी किया करती थी। इतना ही नहीं, स्मिता पाटिल जिम्नास्ट प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगी थी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आप। किसी वक्त पर दुबली पतली और कमज़ोर शरीर वाली स्मिता पाटिल अब एक स्वस्थ एथलीट गर्ल बन चुकी थी। स्मिता पाटिल को स्टेज से कितना प्यार हो गया था, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक दफ़ा स्कूल के एक नाटक में इन्हें नहीं लिया गया। इस बात पर स्मिता पाटिल अपने टीचर से भिड़ गईं और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने टीचर के खिलाफ अपना रोष जता दिया। स्कूली दिनों में अगर स्मिता पाटिल कहीं पर कोई गलत काम होते हुए देखती थी तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी।
एक अंधेरा लाख सितारे। उनकी माँ विधाताई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर कोई बस स्टैंड पर लाइन तोड़ देता था तो स्मिता बेखौफ होकर उससे भिड़ जाती थी। स्मिता पाटिल को जीव जंतुओं से बेहद लगाव था। वो अक्सर स्ट्रे एनिमल्स की मदद करती रहती थी। उनके पिता जब महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए तो उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया, लेकिन स्मिता पाटिल पुणे में ही रहीं। हालांकि माता पिता से मिलने वो अक्सर मुंबई जाती रहती थीं। अपने इंटरव्यू में स्मिता पाटिल की मां ने बताया था कि स्मिता पाटिल और उनकी बड़ी बहन अनीता अपने स्कूली दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय सेवा दल के चाइल्ड विंग का भी हिस्सा रही थीं। इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय सेवा दल द्वारा आयोजित कई वर्कशॉप्स में भी हिस्सा लिया था। इन वर्कशॉप्स के जरिए इन्हें देश के कई इलाकों में घूमने का मौका मिलता रहता था। जो देखे उनकी आंखों में नजारे चुन लिए हमने किसी की मुस्कुरा। इन वर्कशॉप्स में स्मिता पाटिल बाकी बच्चों के साथ मिलकर गांव देहात के बच्चों को थिएटर व डांस के माध्यम से जागरूक किया करती थी। 12वीं पास करने के बाद स्मिता पाटिल ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यूँ तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, पर अपने माँ के ग्रेजुएशन करने की गुजारिश करने के कारण वो कॉलेज जाती रहती थी। इसी कॉलेज में पहली दफ़ा स्मिता पाटिल को एक लड़के से प्यार हुआ था। वो लड़का किसी राजसी खानदान से ताल्लुक़ रखता था। स्मिता पाटिल उससे शादी करना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई थी, लेकिन जब स्मिता पाटिल ने अपनी माँ से कहा कि अगर उनकी शादी उस लड़के से नहीं हुई तो वो शराब पीना शुरू कर देंगी, तो माँ ने उस लड़के को घर बुलाने को कहा। अगले दिन स्मिता पाटिल उस लड़के को अपने घर ले आई। स्मिता पाटिल की माँ ने उस लड़के से पूछा कि क्या शादी के बाद उसका परिवार स्मिता पाटिल को नौकरी करने देगा या फिर थिएटर में काम करने देगा। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं। माँ समझ गई कि ये लड़का स्मिता के लायक नहीं है, लेकिन स्मिता पाटिल पर तो मानो जुनून सवार था कि वो उसी लड़के से शादी करें। इसलिए माँ ने उन्हें कह दिया कि स्मिता को पहले हर हाल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, फिर चाहे वो जिससे भी शादी करे। स्मिता पाटिल ने अपनी माँ की ये शर्त मान ली। हालांकि ग्रेजुएशन के दौरान ही स्मिता पाटिल के मन में जो उस लड़के को लेकर जुनून था वो ख़त्म हो गया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद स्मिता पाटिल मुंबई आ गई और उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन यहाँ उनका दिल नहीं लगा। इसलिए कुछ दिनों बाद ही स्मिता पाटिल सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्मिता पाटिल भले ही नाटकों और थिएटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हों, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने का सपना उन्होंने कभी नहीं देखा था। पूरब ना जई हो, पश्चिम न जई हो, मेरे दिल में रही। फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉस्टल में जो लड़की स्मिता पाटिल की रूममेट थी, उसका बॉयफ्रेंड FTLL में पढ़ता था। स्मिता पाटिल भी कभी कभार अपनी दोस्त के उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती थी। FT का माहौल स्मिता पाटिल को काफ़ी पसंद आने लगा था और इस तरह स्मिता पाटिल ने भी फिल्मों की चमकीली दुनिया में अपनी जगह बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। प्यार कहते हैं जिसे, बस वो तुम्हारा नाम। कई लोग ये दावा करते हैं कि स्मिता पाटिल FT की स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्मिता पाटिल FT में काफ़ी वक्त गुजारा करती थीं और इसीलिए लोगों को उनके बारे में ये गलतफहमी हो गई थी कि वो FT की स्टूडेंट रह चुकी हैं। एक दिन स्मिता पाटिल के किसी दोस्त ने उनकी आंखों की एक कॉलेज तस्वीर ली। उस फ्रेंड ने स्मिता पाटिल से कहा कि तुम मॉडलिंग में बढ़िया नाम कमा सकती हो। स्मिता पाटिल ने वो तस्वीर अपनी माँ को भी दिखाई और मॉडलिंग में काम करने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। माँ ने कहा, मॉडलिंग बाद में भी हो सकती है, तुम पहले कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करो। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में तुम्हारे। माँ के रुख में कोई बदलाव ना देखकर एक दिन स्मिता पाटिल अपने एक दोस्त को घर लाई, जो कि 1973 में रिलीज़ हुई
बासु भट्टाचार्य की फिल्म अस्वीकार का लिरिक्स था। स्मिता पाटिल के उस दोस्त ने उनकी माँ से कहा, आप स्मिता को फिल्मों में काम करने से क्यों रोक रही हैं? वो डिग्री का क्या करेगी? अगर आप उसे अब फिल्मों में काम करने से रोकेंगी तो कम से कम साल के 2 प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकलेंगे। लोगों को ये पता है कि स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर की हैसियत से कुछ वक्त तक काम किया था, लेकिन वो दूरदर्शन का हिस्सा कैसे बनी थी, इसके बारे में बहुतों को कुछ नहीं पता है। हम आपको बताते हैं। दरअसल स्मिता पाटिल की बड़ी बहन अनीता की एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था ज्योत्सना किरपेकर। ज्योत्सना किरपेकर एक ज़माने में दूरदर्शन के मुंबई केंद्र में वह हिंदी खबरों का चर्चित नाम हुआ करती थी और वो स्मिता पाटिल को अपने साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में ले जाया करती थी। एक दिन टीवी सेंटर पर न्यूज़ रीडर्स के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। ज्योत्सना के कहने पर स्मिता पाटिल ने भी इंटरव्यू के लिए आवेदन कर दिया। इंटरव्यूअर ने स्मिता पाटिल से एक गाना गाने के लिए कहा। स्मिता पाटिल ने बड़े ही आराम से उन्हें गाना सुना दिया। थोड़ी देर बाद स्मिता पाटिल को पता चला कि उन्हें दूरदर्शन मुंबई में न्यूज़ रीडर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, मगर उस वक्त तक स्मिता पाटिल बालिग नहीं हुई थी, इसीलिए वो दूरदर्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाई। हालांकि डेली वेज वर्कर की हैसियत से उन्हें काम पर रख लिया गया। स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडिंग से शुरुआत नहीं की थी। सबसे पहले उन्होंने डीडी मराठी के उद्याचे कार्यक्रम के अनाउंसर के तौर पर काम किया था। अपने इस कार्यक्रम में वो रोज़ सुबह चैनल पर आने वाले पूरे दिन के प्रोग्राम्स की जानकारी देती थी। दूरदर्शन में आने के बाद स्मिता पाटिल का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़ गया था। अब तक फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भी स्मिता पाटिल को जानने पहचानने लगे थे। अब स्मिता पाटिल कभी कभार न्यूज़ रीडिंग भी कर लिया करती थी। वो अक्सर जीन्स और खादी का कुर्ता पहनती थी, लेकिन न्यूज़ रीडिंग में एंकर को साड़ी पहनना अनिवार्य था। ऐसे में वो जीन्स और कुर्ते पर ही साड़ी डाल लिया करती थी। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार थे और इसीलिए कम वक्त में ही मराठी दर्शकों के बीच स्मिता पाटिल का न्यूज़ रीडिंग स्टाइल लोकप्रिय भी हो गया। चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान कुछ लोगों से हो चुकी थी, 1974 में रिलीज़ हुई फिल्म राजा शिव छत्रपति में स्मिता पाटिल को एक छोटा सा रोल भी मिल गया था। इस तरह स्मिता पाटिल ने एक्टिंग की दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। इसी साल आई सामना नाम की एक और मराठी फिल्म में ये नज़र आई। इसी बीच दिग्गज फिल्मकार श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म निशांत के लिए एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश शुरू की जिसका चेहरा किसी सीधी साधी भारतीय महिला जैसा हो। इत्तेफाक से स्मिता पाटिल के एक दोस्त की श्याम बेनेगल से अच्छी जान पहचान थी। उसने श्याम बेनेगल को स्मिता का नाम सुझाया। श्याम बेनेगल ने टीवी पर स्मिता पाटिल का प्रोग्राम देखा और उन्हें उनकी शख्सियत पसंद आ गई। उन्होंने स्मिता पाटिल को निशांत में काम करने का ऑफ़र दिया और श्याम बेनेगल का यही ऑफ़र स्मिता पाटिल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। निशांत में श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को रुक्मिणी के रोल में साइन किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से निशांत की शूटिंग तय समय पर पूरी नहीं हो पाई। अब तक श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को बच्चों के लिए बनाई जा रही अपनी फिल्म चरणदास चोर के लिए भी साइन कर चुके थे और उस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर चुके थे। उस फिल्म में स्मिता पाटिल एक रानी के किरदार में नजर आई थी। फिर इसी साल दिसंबर में निशांत भी रिलीज़ हो गई। निशांत में स्मिता पाटिल के काम को काफ़ी पसंद किया गया। फिर साल 1976 में ही आई श्याम बेनेगल की मंथन में भी स्मिता पाटिल ने बेजोड़ अभिनय किया, लेकिन स्मिता पाटिल के अभिनय का जलवा देश भर में कायम हुआ था। फिर साल 1977 में आई फिल्म भूमिका। इस फिल्म में स्मिता पाटिल ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उन्हें महज 21 साल की उम्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म के बाद तो स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा का सबसे चर्चित चेहरा बन गईं। उन्होंने अपने करियर में मुजफ्फर अली की गमन, ख्वाजा अहमद अब्बास की द नक्सलाइट, सईद अख्तर मिर्ज़ा की अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और गोविंद निहलानी की आक्रोश जैसी सशक्त और चर्चित फिल्मों में काम किया था। साल 1981 में स्मिता पाटिल ने
रविंद्र धर्मराज की चक्र में भी काम किया था और इस फिल्म के लिए एक बार फिर से स्मिता पाटिल को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। इसी फिल्म के लिए ही स्मिता पाटिल को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्मिता पाटिल ने महान डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ टीवी फिल्म सदगति में भी काम किया था। पैरेलल सिनेमा की बात करें तो बाजार, गिद्ध, अर्थ, अर्धसत्य, मंडी और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में स्मिता पाटिल की एक्टिंग का लोहा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा के जानकारों ने माना। वहीं कमर्शियल फिल्मों में भी स्मिता पाटिल ने काफ़ी काम किया था। नमक हलाल, बदले की आग, शक्ति, दर्द का रिश्ता, भीगी पलकें, चटपटी, कयामत, गुलामी और दहलीज जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की चर्चा खूब हुई थी। महज 12 साल के अपने फिल्मी करियर में स्मिता पाटिल ने 84 फिल्मों में काम किया था। हिंदी के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के अलावा इक्का दुक्का पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। मिर्च मसाला फिल्म, जो कि उनकी मौत के कुछ महीनों बाद रिलीज़ हुई थी, उसमें स्मिता पाटिल ने इतना शानदार काम किया था कि उन्हें बाफ्टा यानी बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड ने बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। वहीं जैत रे जैत और अंबारथा नाम की मराठी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर मराठी अवार्ड्स ने भी स्मिता पाटिल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था। साल 1985 में भारत सरकार ने भी स्मिता पाटिल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी काफ़ी उथल पुथल रही थी। राज बब्बर के साथ अपने रिलेशन और अपनी शादी की वजह से स्मिता पाटिल को न केवल समाज की तरफ से तंज का सामना करना पड़ा था बल्कि अपनी मां की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी थी। स्मिता पाटिल की मां विधाता पाटिल को शादीशुदा राज बब्बर के साथ उनका रोमांस करना पसंद नहीं आ रहा था। मां तो इतनी नाराज़ हो गई थी कि उन्होंने स्मिता पाटिल से बात करना भी बंद कर दिया था। कलकत्ता में जब स्मिता पाटिल ने राज बब्बर से शादी की तो उन्होंने अपने परिवार को बुलाया भी था, लेकिन मां विधाता पाटिल अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं हुई और स्मिता पाटिल की ज़िंदगी के आखिरी पल तक राज बब्बर के साथ उनके रिश्ते को मां ने स्वीकार नहीं किया था। स्मिता पाटिल जब मां बनने वाली थी तब भी उनकी मां उनके पास नहीं थी। विधाता पाटिल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता मां बनने को लेकर बहुत उत्सुक थी, इसलिए जब वो गर्भवती हुई तो उनके मन में प्रेगनेंसी को लेकर तरह तरह की बातें चलने लगी थी। कई दफ़ा तो वो बहुत खुश होती थी और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी। 28 नवंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद ही उनकी तबीयत में गिरावट होने लगी। हालात ये थे कि डॉक्टरों ने नवजात प्रतीक को तो घर भेज दिया, लेकिन स्मिता पाटिल को इलाज के लिए अस्पताल में ही रोक लिया। मगर बेटे को अपनी गोद में खिलाने को लालायित स्मिता पाटिल ने ज़बरन अस्पताल से छुट्टी ली और घर चली गई। घर पहुंचने के बाद स्मिता पाटिल की हालत और बिगड़ने लगी, लेकिन बेटे के साथ वक्त बिताने की खातिर उन्होंने अपनी तबीयत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। 9 दिसंबर 1986 के दिन स्मिता पाटिल की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और फिर 13 दिसंबर 1986 के दिन भारतीय सिनेमा के आकाश में किसी हीरे की तरह चमचमाती स्मिता पाटिल का चेहरा हमेशा के लिए बुझ गया। उनकी डेथ के बाद उनके बेटे प्रतीक की जिम्मेदारी उनकी मां विधाता पाटिल ने ले ली। वहीं राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के पास वापस लौट गए।